हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से साइंस के 20 एमसीक्यूज लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को बगैर लेट किए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है इस प्रकार है। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है। ध्वनि तरंगे जब चलती है तो अपने साथ में क्या ले जाती है? द्रव्यमान, ध्वनि, ऊर्जा या फिर विभवांतर। ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ में क्या लेकर जाती है? तो इसका ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऊर्जा लेकर जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऊर्जा लेकर जाती है ध्वनि तरंग अपने साथ में। दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको, नाइट्रोटोलिन जिसे हम टीएनटी भी कहते हैं, ट्राई नाइट्रोटोलिन जिसे टी फोर ट्राई, एन फोर नाइट्रो, टी फोर टोलिन हम कह सकते हैं। एक है, क्या है? अपरतनाशक या फिर कीटनाशक, विस्फोटक या फिर जीवाणुनाशक। टीएनटी क्या होता है? टीएनटी का यूज क्या होता है, किसमें इसका उपयोग किया जाता है? तो इसका विस्फोटक में उपयोग किया जाता है, एक्सप्लोजिव में उसका उपयोग किया जाता है, बम बनाने के या फिर कोई भी विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका यूज किया जाता है टीएनटी का। अगला क्वेश्चन जो है तीसरे नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो हुक का सिद्धांत है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द्रव दाब से, प्रत्यास्थता से या फिर रेडियोधर्मिता से या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्यास्थता से जो संबंधित है हुक का सिद्धांत। प्रत्यास्थता बोले तो इलास्टिसिटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? मोसले, मेंडलीफ एवं एवोगाद्रो या फिर डाल्टन। आधुनिक जो आवर्त नियम के प्रवर्तक है कौन है? इसका सही जवाब बताएं। आप लोग ऑप्शंस को देखें, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। मेंडलीफ लगाए या फिर मोसले लगाए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोसले इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले मेंडलीफ जो थे आवर्त सारणी का, जो आवर्त नियम का प्रवर्तक थे, पर कुछ जो उसमें जो सुधार किया गया था मोसले के द्वारा किया गया था, तो मोसले इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, मोसले। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 5वें नंबर का क्वेश्चन है। फोटोग्राफिक फिल्म पर किस धातु के ब्रोमाइड की पतली परत चढ़ाई जाती है? जो फोटोग्राफिक जो फिल्म होती है उस पर किस धातु की जो ब्रोमाइड होती है उसकी पतली परत चढ़ाई जाती है? प्लेटिनम का, मैग्नीशियम का, चांदी का या फिर सोना का। ऑप्शंस को देखें आप लोग, थोड़ा समय 1-2 सेकंड दिया जाता है ऑप्शंस को देखने का और टिक लगाने का। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कितना मार्क्स ला रहे हैं 20 में। 20 में अगर जो आप 15 ला रहे हैं तो आपका जीएस बहुत ही अच्छा, ठीक ठाक अच्छा माना जाएगा, और 20 से 15 से कम है तो थोड़ा सा और मेहनत करने का आवश्यकता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चांदी के ब्रोमाइड का पतला जो परत चढ़ाया जाता है फोटोग्राफिक फिल्म में। अगला क्वेश्चन को देखा जाए, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का है। क्षार वह पदार्थ है, जो क्षार कैसा पदार्थ है? जो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है या फिर इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो क्षार कैसा पदार्थ है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रोटॉन ग्रहण करता है। क्षार क्या करता है? प्रोटॉन ग्रहण करता है। क्षार वैसा पदार्थ है जो कि प्रोटॉन को ग्रहण करता है। देखें हम लोग 7वां क्वेश्चन को। परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 है के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। 18 प्रोटॉन होते हैं, 18 न्यूट्रॉन होते हैं, या फिर 35 प्रोटॉन होते हैं, या फिर प्रोटॉन होते हैं, या फिर 35 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन देखें आप लोग, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 18 न्यूट्रॉन। ऑप्शंस को देखें आप लोग सही से, 18 न्यूट्रॉन इसका सही जवाब हो जाएगा। जो हम द्रव्यमान संख्या यहाँ 35 दिया हुआ है, परमाणु संख्या यहाँ पे 17 दिया हुआ है। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को हम घटाते हैं तो जो निकलता है वो न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है, जो कि 18 है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरता है, कहाँ गिरेगा गेंद? अगर जो कोई सामान्य गति से जा रहा है, स्थिर गति से जा रहा है, कोई भी वेरिएशन गति में नहीं हो रहा है और उछालता है, हवा में उछालता है गेंद को, तो गेंद कहाँ गिरेगी? उसके पीछे गिरेगी, उसके सामने, उसके हाथ में या फिर उसके बगल में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सामान्य गति से चल रही है तो उसके हाथ में ही गिरेगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि 9वें नंबर का क्वेश्चन है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? रदरफोर्ड, जूल, डेवी, सेल्सियस। इसका सही जवाब क्या होगा? डेवी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन जो 10वें नंबर का क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? लोहे का भार किस प्रकार हो जाएगा? जंग लगने पर जो लोहे का भार होता है बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या फिर परिवर्तित होता है? तो क्या होता है? जंग लगने पर जो लोहे का जो वजन होता है हमेशा बढ़ जाता है, बढ़ता ही है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
इसलिए लोहा जो खरीदने वाला जो आदमी आते हैं, कबाड़ी वाले जो आते हैं, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से झाड़ कर लेते हैं ताकि जंग ना रह जाए। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। मधुमेह का जो उपचार होता है उसके प्रयुक्त हार्मोन जो इंसुलिन होता है उसका आविष्कार किसने किया था? एफ जी बेंटिंग ने, स्लीडन एवं स्वान ने, ब्राउन ने या फिर हुक ने? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एफ जी बेटिंग ने ही इंसुलिन का आविष्कार किया था। एफ जी बेटिंग, आप लोग ऑप्शन को सही से देखें, 1-2 सेकंड तो मिलता ही है, नहीं तो हम दूसरा बार जब क्वेश्चन रिपीट करते हैं तो आप लोग ऑप्शंस को देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आंसर को। अनॉक्सी श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है क्या होता है? अनॉक्सी श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है क्या होता है? CO2 तथा जल, फ्यूमेरिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल या फिर पायरुविक अम्ल। यह खाना का जो डाइजेशन का जो प्रक्रिया है, जानवर में क्या होता है? जानवरों का जब खाना खाता है तो डाइजेशन के प्रक्रिया में जब क्या होता है, अनॉक्सी श्वसन के जो प्रोसेस के दौरान क्या होता है, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का या फिर चुंबकीय क्षेत्र का? प्रकाश कितना एम्पियर जो है किसका मात्रक होता है? ऑप्शंस को देखें आप लोग। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो एम्पियर है विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। 14वें नंबर का क्वेश्चन को देख लेते हैं। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। जो पेंडुलम घड़ी होती है तीव्र गति से चल सकती है। कब चल सकती है? ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में या फिर बसंत ऋतु में या फिर वर्षा ऋतु में? कब चल सकती है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है पर इसका बी ही सही जवाब हो जाएगा। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देख लें आप लोग, शीतकाल में क्या होता है? शीतकाल में जो लोहा का जो रॉड होता है या फिर छड़ होता है, तो जैसे जो पेंडुलम होता है घड़ी का, वो शीतकाल में क्या होता है, सिकुड़ कर छोटा हो जाता है और जैसे ही छोटा होता है उसका जो गति होता है तीव्र हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? उदासीन घोल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 से कम होता है, 7 होता है या फिर 7 से अधिक होता है, फिर 7 होता है, फिर 14 होता है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उदासीन बोले तो न्यूट्रल किसी घोल का जो न्यूट्रल मान होगा कितना पे होगा? जो स्केल, जो पीएच स्केल होता है 7 होगा उसका सही जवाब। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। 16वां क्वेश्चन है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? सेल्सियस हम कह सकते हैं कि सेल्सियस डिग्री में 300 केल्विन का मान कितना होगा? 30 डिग्री, 27 डिग्री या फिर 300 डिग्री सेल्सियस या फिर इनमें से कोई नहीं। हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू होता है 373 केल्विन। 373 केल्विन इसका होता है, 373 केल्विन। तो सॉरी 273 होगा। 273 प्लस अगर हम 27 करें तो 300 क्या हो जाएगा? 300 केल्विन आ जाएगा। तो 27 इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जो मधुमक्खियों का जो पालना होता है, मधुमक्खी पालना क्या कहलाता है? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर? ये तो आपको ध्यान में ही रखना चाहिए कौन सा कल्चर है, मधुमक्खी पालना या फिर मछली पालना, रेशम का कीट को पालना, ये सब ध्यान में रखें आप लोग। तो अभी एपी कल्चर इसका सही जवाब हो जाएगा। ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेजर बीम का उपयोग कब होता है? लेजर बीम का उपयोग किस प्रकार होता है? कैंसर चिकित्सा में, हृदय के चिकित्सा में, आंख की चिकित्सा में या फिर डी गुर्दे की चिकित्सा में? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आंख की चिकित्सा में जो लेजर बीम होता है आधुनिक टेक्नोलॉजी है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? यूरेनियम के, रेडियम के, हाइड्रोजन के या फिर पोलेनियम के? इसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, कहीं रेडियम पता होता है या फिर कहीं पोलेनियम। मेरे हिसाब से पोलेनियम ही इसका सही जवाब हो जाएगा। पोलेनियम का जो समस्थानिकों की जो संख्या होती है ज़्यादा होती है। पुराने चित्रों के जो रंग होते हैं वो फीका पड़ जाता है, बहुत ही कम दिखाई देने लगता है, इनविजिबल हो जाता है। तो उसे किस प्रक्रिया के द्वारा हम ठीक ठाक फिर से पूर्ण अवस्था में कर सकते हैं? पुराने चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है। कौन आता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर फ्रियोन? देखो ऑप्शंस को देखें आप लोग और सही जवाब बताएं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हम पुराने चित्रों को फिर से नया बना सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहें व्हीलर क्लासेस में। धन्यवाद। जय हिंद।